All right, so in chapter number 6, this is chemical reactions. उसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, it is chemical changes and the physical changes. They both are the different process. Chemical change में आपका कोई भी नया substance बनता है, एक irreversible reaction होता है, आप easily उसको separate नहीं कर सकते without until and unless का कोई आप उसको अच्छी खासी एनर्जी ना दें ब्रेक करने के लिए. और जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, we call it as a chemical reaction. That is called as a chemical reactions. And there is the physical change. Physical change is simply the change in the appearance or the chemical composition of the substance. That's called as a physical change. So ये दो इनके basic differences होते हैं इनमें आपके पास physical and the chemical changes. Alright, then after these physical and the chemical changes, there is the rate of reaction. Now rate of reaction can be explained in two different ways. The first is to simply find the amount of product produced per unit time. That in any chemical reaction, how much product is produced and what is the time taken for producing that product. So these are the two things, the amount of product produced per unit time. So when you will compare the amount with the time, you are basically calculating the rate of that reaction. On the other hand, what you can do, because we know very well that reactants आपके पास कंज्यूम होते हैं रिएक्शन में और प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं. रिएक्टेंट में से ही प्रोडक्ट बनती है. तो रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो रहा है, इफ़ यू आर गोइंग टू मेजर द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम पर यूनिट टाइम, यू आर ऑल्सो मेजरिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग दो तरह से मेजर कर सकते हैं. प्रोडक्ट बनती है कितना टाइम में कितने अमाउंट में बनी है, उसको भी आप रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं. या फिर रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है कितना अमाउंट कंज्यूम हुआ है कितने टाइम लगा है उसको भी आप रेट ऑफ रिएक्शन कर सकते हैं. बस कोई इसमें थर्ड सिनेरियो नहीं है. वी आर हैविंग दीज टू सिनेरियोज फॉर एनी केमिकल रिएक्शन. Now moving towards, let's apply these two scenarios in the chemical reaction. We are having this equation that we discussed in our last class, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है. सो इन दिस केमिकल रिएक्शन वी कैन क्लियरली सी मैग्नीशियम आपके पास सॉलिड है, इट्स अ मेटल, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एक्वस फॉर्म में रिएक्ट कर रहा है. मैग्नीशियम क्लोराइड आपका प्रोडक्ट है और हाइड्रोजन भी आपका प्रोडक्ट है. सो ऑन द लेफ्ट साइड देर आर द रिएक्टेंट्स एंड ऑन द राइट साइड देर आर द प्रोडक्ट्स. Now in the products, first of all let's calculate the amount of product produced per unit time. तो हम लोग ये मेजर करते हैं कि हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस हुआ है और कितना टाइम इसको लगा है. मतलब ये दोनों चीज़ें हम मेजर करेंगे. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज अ गैस, सो वी विल मेजर द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस पर यूनिट टाइम. दैट वुड बी कॉल्ड एज अ रेट ऑफ रिएक्शन. मैग्नीशियम क्लोराइड हमने क्यों नहीं यूज़ किया, ये भी तो एक प्रोडक्ट है. वी विल ऑल्सो डिस्कस दिस थिंग. हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे रिएक्टेंट कंज्यूम में, सिर्फ मैग्नीशियम को क्यों यूज़ करें, ये भी आपको एट द एंड में समझ में आ जाएगा. वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट दी फॉर द मैग्नीशियम इट्स इन द सॉलिड स्टेट. तो मैग्नीशियम के लिए आप डिक्रीज इन मास का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, जो हमने रिएक्टेंट का डिस्कस किया कि रिएक्टेंट कंज्यूम पर यूनिट टाइम. मैग्नीशियम कितना कंज्यूम हुआ है, उसको कितना टाइम लगा है, उससे भी आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं. So is it clear now that we are having these two scenarios? The first one is to measure the amount of product produced per unit time, and the second one is to measure the amount of reactant consumed per unit time. Now let's discuss them in detail. For example, अगर हमारे पास हाइड्रोजन का वॉल्यूम हम लोग करेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा कॉनिकल फ्लास्क चाहिए विद द गैस रेंज. So gas range is the apparatus which is used to measure the volume of the gas produced in the reaction. और मोस्टली ये आपको CIs में एग्जामिनर इस apparatus को आइडेंटिफाई करने के लिए देता है कि इसका नाम लिखें क्या है, उसको लेबल करें. देन फॉर द कॉनिकल फ्लास्क एज वेल यू कैन बी आस्क्ड टू लेबल द कॉनिकल फ्लास्क. ये आपको इस तरह से ब्लैंक दिया जाएगा, वहाँ पर आप कॉनिकल फ्लास्क मेंशन करेंगे. सो ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ पर एग्जाम में दी जा सकती हैं. Now what we are going to do, we are going to set react these two reactants, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कॉनिकल फ्लास्क में हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं. अलॉन्ग विद द स्टॉप वॉच हम रीडिंग्स को नोट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन एक गैस है और बबल्स के फॉर्म में बनती है. तो जब हम इसमें कॉनिकल फ्लास्क में बबल्स बनना स्टार्ट करेंगे या रिएक्टेंट्स को जैसे ही रिएक्ट करवाएंगे तो हम स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने हर 4 सेकंड्स का इंटरवल रखा हुआ है. हर 4 सेकंड्स के बाद आप देखते जाएंगे कि कितना जो वॉल्यूम है वो आपको कलेक्ट हुआ है इसमें.
ठीक है। सो ऑन द गैस रेंज देयर आर दी मेजरमेंट्स गिवन, उसमें आपको लेबलिंग की गई होती है, इजीली आप उस स्केल को देख के बता सकते हैं कि इतना वॉल्यूम जो है वो गैस का कलेक्ट हुआ है। सो ये आप इसके बबल्स की प्रोडक्शन को देख के बताएंगे। जितने बबल्स आपके पास जैसे जैसे स्टार्ट होना शुरू होंगे दैट वुड बी द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन, और जैसे ही बबल्स आपके पास फॉर्म होना बंद हो जाएंगे सो दैट वुड बी द एंड ऑफ दैट रिएक्शन। वहाँ पर आप स्टॉप वॉच को जो है वो बंद कर देंगे और बाकी जो वैल्यूज़ है वो आप इजीली नोट डाउन कर देंगे। सो ड्यूरिंग ऑल दिस सिनेरियो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू राइट डाउन योर रीडिंग्स ऑन द टेबल, और उस टेबल में दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक टाइम है और दूसरा वॉल्यूम है। स्टार्ट ऑफ रिएक्शन पे 0 टाइम था और आपके पास अभी भी कोई भी वॉल्यूम कलेक्ट नहीं हुआ था, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो आपके पास 0 0 है। वंस यू स्टार्टेड आफ्टर एवरी 4 सेकंड्स आपने जो रीडिंग्स है वो कलेक्ट की हैं। फर्स्ट 4 सेकंड्स में 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कलेक्ट हुआ था, then in the next 4 seconds it is the 4 centimeter cube, and then the list goes on up to the 24 seconds. अगर आप लास्ट के 3 वैल्यूज़ को कंपेयर करें सो यू कैन क्लियरली सी यू आर getting the 8 centimeter cube volume consistently at the 16 seconds 20 पे और 24 पे, और आगे भी सेम वैल्यूज़ आपको मिल रही थी। सो अब ये वैल्यूज़ आपको क्या शो करती हैं, ये वैल्यूज़ ये शो करती हैं बेसिकली कि आपके पास मज़ीद कोई भी इंक्रीज वॉल्यूम में नहीं हुआ है। जो भी आपका वॉल्यूम था गैस का, हाइड्रोजन गैस का, वो आपके पास 8 सेंटीमीटर क्यूब कलेक्ट हो चुका है, मज़ीद उसमें कोई भी जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही। So what we are going to do, we are going to highlight that particular point। जब ये आपका consistent behavior जहाँ से start हुआ था उसको हम highlight करेंगे, and that point is called as the end of the reaction। कि आप बोलेंगे कि इस reaction को complete होने में 16 seconds लगे थे और total जो volume collect हुआ है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब collect हुआ है। ये सारी चीज़ें हम तभी बता पा रहे हैं जब हमने इनकी वैल्यूज़ को कंसिस्टेंट किया है। अगर हम 16 पे ही एंड कर लेते सो वी वर नॉट सपोज टू बी टेल दीज ऑब्जर्वेशन, तो वहाँ से आपको ये चीज़ आइडिया नहीं हो पाती। सो दिस इज़ ड्यू टू दिस थिंग कि स्टॉप वॉच को आपको तब तक ऑफ नहीं करना जब तक आप कंसिस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यूज़ नहीं लेते हैं, बिकॉज यू विल बी नोटिंग इट डाउन दीज वैल्यूज़ ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो आपको आइडिया होता जाता है कि जब तक आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आ रही तब तक रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करा। ओके, so what we are going to do, we are going to use the formula of the rate। you will put the volume that is collected divided by the time taken at centimeter cube divided by 16, so it is 0.5 centimeter cube per second। so this is the average value कि हर एक सेकंड में आपको 0.5 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस मिली है। ओवरऑल आपके पास टेबल जो है उसका हमने एक एवरेज निकाली है। सो दिस इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन, बस और कुछ भी नहीं है। तो एक सिंपल सा बहुत प्रोसेस है जिसमें आपने किसी भी प्रोडक्ट को देखना है कि प्रोडक्ट बनती है, कितना टाइम उसको लगता है, किस तरह से फॉर्म होती है वो हम यहाँ पर बताते हैं, कितना वॉल्यूम बना है, कितना टाइम लगा है, वो सारी चीज़ें हमने बता दी। अब आप वापस जाते हैं उस पहले सवाल पे जो मैंने आपसे पूछा था कि हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड को क्यों नहीं यूज़ कर रही है, इसने क्या कसूर किया, हाइड्रोजन को क्यों यूज़ कर रहे हैं। द सिंपल रीज़न इज दैट, जी 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 बताएंगे सर। गैस नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड है इट्स इन द एक्वस फॉर्म। तो जब ये आपके पास प्रोड्यूस होता है, जब ये फॉर्म होता है वहाँ पर, तो उसको आप देख नहीं सकते क्योंकि ये सॉल्यूशन फॉर्म में होता है और वहाँ पर ऑलरेडी आपके पास एक सॉल्यूशन बना हुआ है HCl, तो ये वहीं पर ही प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जो है गैस नहीं है। आप रिएक्शन को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं बाय लुकिंग एट दी बबल्स, और बबल्स जब बंद हो जाते हैं तो वहाँ से आपको पता चलता है कि इसका वॉल्यूम कम्प्लीटली हो गया है, अब ये कम्प्लीटली रिएक्ट कर गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में नहीं पता चल सकती। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी अनदर सिनेरियो। अच्छा, इसको पहले ग्राफ के फॉर्मेट में भी डिस्कस करते हैं। फॉर एनी केमिकल रिएक्शन यू कैन ड्रॉ द ग्राफ एंड एक्सप्लेन दैट रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द ग्राफ। सो ऑन द एक्स एक्सिस देयर इज द टाइम एंड ऑन द वाई एक्सिस देयर इज द वॉल्यूम। यहाँ पर आपके पास जो टाइम है वो क्योंकि हमने जो टेबल बनाया है अकॉर्डिंग टू दैट हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन आपका 16 सेकंड पे स्टॉप हो चुका था। 16 सेकंड की पे आप देखेंगे उसके बाद एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन आपको शो हो रही है, ठीक है। ये ग्राफ भी CIs में आपको दिया जा सकता है एंड यू कैन बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन दैट हाउ दिस ग्राफ एक्सप्लेन्स दैट द रिएक्शन इज स्टॉप। तो वहाँ पर आप बता सकते हैं कि द ग्राफ बिकम्स हॉरिजॉन्टल और एट दिस पॉइंट द स्लोप इज 0, दैट्स वाई द रिएक्शन इज स्टॉप। तो ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें आपके ग्राफ्स के 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे 3 पार्ट्स होते हैं बल्कि। स्टार्टिंग वाला जो होता है वो मैक्सिमम रेट होता है,
जो स्टार्टिंग वाला ये फेज़ है, देयर इज़ द मैक्सिमम रेट, यहाँ पर स्टीपनेस जो है वो ज़्यादा होती है, उसके बाद ये स्लो हो जाता है। तो जितना ये कर्व होता जाएगा ये आपका स्लो होता जाएगा, एट दी एंड जब स्टॉप हो जाएगा तो फिर आपका ये रिएक्शन स्टॉप हो चुका होता है। तो ये ग्राफ के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि ग्राफ में पता चलेगा कि वॉल्यूम कितना बना है गैस का, वो आपसे पूछा जा सकता है। टाइम आपसे पूछा जा सकता है। ग्राफ से ये पूछा जा सकता है कि ये रिएक्शन स्टॉप हुआ है, हमें कैसे पता चला रिएक्शन स्टॉप हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आप बता सकते हैं रिएक्शन क्यों स्टॉप हुआ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वाई द रिएक्शन इज स्टॉप, तो वहाँ पर आप रिएक्टेंट के कंज्यूम होने का मेंशन कर सकते हैं, दैट द ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम, ठीक है। मैग्नीशियम पूरा जो है कंज्यूम हो गया है HCl में, तो मजीद प्रोडक्ट नहीं बन रही, दैट्स वाई द रिएक्शन इज स्टॉप। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको CIs में ग्राफ से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। Now let's discuss the second scenario that we discussed कि आप डिक्रीज इन मास को भी मेजर कर सकते हैं। आपके पास जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैं उसमें दो चीज़ें हैं, एक मैग्नीशियम है और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। मैग्नीशियम इज इन द सॉलिड फॉर्म, तो सॉलिड का आप मास मेजर कर सकते हैं। लाइक सॉलिड का मास मेजर करेंगे बैलेंस में, इनिशियल मास देखेंगे कितना है 40 ग्राम्स है, जब ये रिएक्ट करेगा गैस प्रोड्यूस होगी, उसके बाद फाइनल मास देखेंगे 30 ग्राम्स है, 40 माइनस 30 करेंगे यू विल गेट दी 10 ग्राम्स, तो 10 ग्राम्स इसका डिक्रीज हुआ है मास, तो ये हुआ है रिएक्टेंट कंज्यूम, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना टाइम उसको लगा है, लेट्स सपोज 5 सेकंड्स लगे, तो 10/5 2 ग्राम पर सेकंड, तो हर एक सेकंड में 2 ग्राम्स मैग्नीशियम रिबन के जो है वो बर्न हुए हैं या उसका मास कम हुआ है। ये रिबन फॉर्म में होता है, इस तरह से मैग्नीशियम रिबन होता है, और ये रिबन जब भी बर्न होता है या रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो फिर ये आपके पास इसका मास डिक्रीज होता जाता है। इज इट क्लियर, ठीक है। क्या समझ में नहीं आया बताएं। हाँ, अब देखें रिएक्टेंट का काम होता है कंज्यूम होना, ठीक है। ये जो आपके पास मैग्नीशियम था, इट इज़ इन द सॉलिड स्टेट। अब क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है और हमें पता है कि ये दोनों चीज़ें कंज्यूम होंगी तो प्रोडक्ट बनेगी, तो ये कंज्यूम होती हैं। तो हमें पता है कि जो सॉलिड होता है उसका मास आप मेजर कर सकते हैं बाय द बैलेंस। अगर आप मैग्नीशियम के फॉर एग्जांपल 50 ग्राम्स ले रहे हैं, तो 50 ग्राम्स को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रख के उसका मास इन ग्राम्स में मेजरमेंट ले सकते हैं। अनलाइक द गैसेस के लिए हमें गैस रेंज चाहिए होती है। तो क्योंकि गैसेस का आपको पास गैस रेंज में वॉल्यूम कलेक्ट होता है, वहाँ से आपको वॉल्यूम पता चलता है। बट अगर कोई रिएक्टेंट है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, तो उसका हमें ग्राम्स पता चलते हैं, मास पता चलता है। उस मास को मेजर करने के लिए वी आर यूजिंग ओवर हेयर बैलेंस, जिसमें आपको मास पता चलेगा। सो इनिशियली जब आपने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं किया था, वहाँ पर हमने इसको रख कर देखा तो 40 ग्राम्स आपको मास मिला, ठीक है। उसके बाद इसने रिएक्शन किया, गैस बन गई, सारी वही कहानी है जो आपकी प्रीवियस है। जो भी प्रोसेस हमने डिस्कस किया कि रिएक्टेंट पार्टिकल्स रिएक्ट कर गए, गैस बन गई, रिएक्शन स्टॉप हो गया आपका, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, सारा वही चीज़ है। गैस बन गई, गैस कलेक्ट हो गई सारी गैस रेंज में, रिएक्शन स्टॉप हो गया। जब रिएक्शन स्टॉप हो गया आपके पास, तो वो भी आप बबल्स को ही देखकर आपने अज्यूम किया कि रिएक्शन बबल्स अब फॉर्म नहीं हो रहे, तो रिएक्शन इज स्टॉप नाउ, तो वो उसका फाइनल पॉइंट कहलाएगा। अब जब आपने फाइनल पॉइंट पे देखा कि आपको जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में जो आपको रीडिंग देख रही है, दैट इज दी 30 ग्राम्स। जो इनिशियल रीडिंग आपने ली थी इट वाज 40, बट नाउ इट इज 30। तो ये क्या हुआ है, मास डिक्रीज हुआ है ना। नाउ दिस मास इज डिक्रीज ओनली ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ दैट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्योंकि सॉलिड में था, वहाँ से गैस प्रोड्यूस हो रही है, और गैस का मास इसमें बैलेंस पे आपको नहीं आ रहा, तो इसीलिए ये आपके पास मास डिक्रीज हुआ है। ये आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि मास क्यों डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दी हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है। हाइड्रोजन गैस आपके पास गैस रेंज में जाके कलेक्ट हो गई है, तो यहाँ पर बैलेंस में इस मास का आपको, ये जो रिबन आपने उठाई थी इसका मास था, और जो आपके पास सॉल्यूशन था चलें उसका भी मास था, तो ये तो अब रिड्यूस हो गया ना। कितना रिड्यूस हुआ, 10 ग्राम्स रिड्यूस हो गया। तो ये रिडक्शन का कॉन्सेप्ट इस तरह से यहाँ से आपको पता चल सकता है। इज इट क्लियर नाउ? जी अहमद, ठीक है, समझ में आ रही हैं चीज़ें? ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स दी सेम प्रोसीजर है। इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 ग्राम्स पर सेकंड डिक्रीज हुआ। ये इसका ग्राफ है जो आप देख रहे हैं, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। दैट वाज द इंक्रीजिंग ग्राफ इन केस ऑफ प्रोडक्ट वाज प्रोड्यूस, तो वहाँ पर कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, प्रोग्रेस है। यहाँ पर कोई चीज़ रिड्यूस हो रही है, तो इसकी प्रोग्रेस आपके पास डिकेइंग ग्राफ है।
डिक्रीजिंग है, इनिशियली आपके पास 40 ग्राम्स था, अब आपके पास 30 हो गया, उसके बाद ये हॉरिजेंटल हो गया, स्ट्रेट बन गया, ठीक है। लेट्स सपोज 5 सेकंड्स के बाद आपका स्ट्रेट है, तो रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब इस रेट को हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीआईएस पॉइंट ऑफ व्यू। मोस्टली आपको डिफरेंट फैक्टर्स दिए जाते हैं कि आप इसमें से बताएं कि क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी एप्लीकेशन क्या है, क्यों हम इसको इंक्रीज करते हैं और ये फैक्टर्स हम क्यों डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा सिनेरियो है कि जो आपके पास इंडस्ट्रीज़ होती हैं या जो भी चीज़ें होती हैं वो रन होती हैं और वो प्रोडक्ट बनाती हैं, कोई ना कोई वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल 1 घंटे का जो रिएक्शन है उसको अगर आप किसी तरह से कम करके 40 मिनट्स तक लेके आ रहे हैं, इसका मतलब है यू आर सेविंग दी 20 मिनट्स, सो यू विल सेव दी ऑल रिसोर्सेज दैट विल बी रनिंग फॉर दी 60 मिनट्स। अब आपने उसको 40 मिनट्स तक कर लिया है, तो यू विल बी हैविंग द बेनिफिट, प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट की वजह से हम लोग इन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब ये एक थ्योरी होती है जिस थ्योरी के बेसिस पे सारे के सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं, जिसको हम कहते हैं कोलिजन थ्योरी। नाउ इन द कोलिजन थ्योरी वी आर हैविंग द टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, प्रेशर, और ये एक मतलब और ये चलें, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट एंड प्रेशर। कंसंट्रेशन नॉर्मली हम लोग सॉल्यूशंस के लिए यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट बहुत सारे रिएक्शंस में आप लोग यूज़ कर सकते हैं, प्रेशर हम लोग नॉर्मली गैसेस के लिए यूज़ करते हैं, टेम्परेचर भी जनरली आप हर तरह के रिएक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। Now this collision theory explains that whenever the reacting particles are reacting together, their collisions are said to be the successful collisions, तब आपके पास वो प्रोडक्ट जाके बनती है। If the collision are not successful, और अगर वो कोलिजन आपके पास लेस सक्सेसफुल हैं, तो वो आपका रेट भी उससे अफेक्ट होता है, प्रोडक्ट बनेगी लेकिन उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। सो लेट्स डिस्कस नाउ। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ द टेम्परेचर, इट्स वेरी सिंपल कि अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन में यू आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज. So when the kinetic energy of the particle increases, their movement increases, because the movement of the particles is dependent upon the kinetic energy. Now it depends how much the kinetic energy of the particle is. So the good thing is that we can increase or decrease the kinetic energy of the particles by varying the temperature. So if you are going to increase the temperature, it's directly proportional with its kinetic energy. So its kinetic energy will be decreased, which ultimately will affect their movement. There will be more movement. So when there will be more movement, ultimately there will be more successful collisions between the reacting particles and the product will be formed too early. So the rate of reaction increases in this case. तो अब अगर हम इसको सम अप कर लें टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द रेट। टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। लेकिन क्यों होगा, उसके पीछे आपके पास ये सारी की सारी कोलिजन थ्योरी है, जिसके रीजंस आपको लाजमी मेंशन करने हैं सीआईज में, ठीक है। सीआईज में यू आर सपोज टू एक्सप्लेन दिस चेंज in terms of the collision theory. So you will explain that temperature increases, the kinetic energy of the particles increases, and movement increases, more successful collisions takes place, and rate of reaction increases. Now we are having the second factor, that is the concentration. अगर आप किसी सॉल्यूशन में एसिड्स होते हैं, जैसे एसिड्स की अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, सो व्हाट हैपेंस, देयर आर दी मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम लिखने का मकसद ये होता है कि जो आप वॉल्यूम पहले डिस्कस कर रहे हैं, वॉल्यूम वही है, उसको चेंज नहीं करें, आप कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सो जब आप कोई भी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे होते हैं, आप बेसिकली पार्टिकल्स को ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। आप उनकी एनर्जी को डायरेक्टली चेंज नहीं करते जैसे हम टेम्परेचर में कर रहे थे। देयर आर दी मोर पार्टिकल्स एडेड when we are going to increase the concentration. So when there are the more particles, there are the more frequent collisions, and due to the more frequent collisions, there is the greater rate of the reaction. So this is the concept of the concentration in the chemical reactions, के concentration का directly proportional होता है rate of reaction के साथ। जितनी ज़्यादा concentration आप increase करेंगे, rate of reaction भी आपका increase होगा, due to the more number of particles per unit volume and due to the frequent collision. So are these I hope these two factors are clear to you, and you can easily differentiate them in terms of the collision theory कि kinetic energy temperature में change होता है और concentration में particles की quantity बढ़ती है, तादाद बढ़ती है, उनकी frequent collision ज़्यादा होती हैं, तो उस वजह से rate बढ़ता है। तो rate of reaction दोनों चीज़ों में change हो रहा है, but the reasons for each factor is different.
ओके, एनी क्वेश्चन नाउ? सही है। अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज द पार्टिकल साइज। नाउ इन पार्टिकल साइज वी डिस्कस दे, जितना आपका पार्टिकल साइज ज़्यादा होगा उतना पार्टिकल साइज का सरफेस एरिया कम होगा। फॉर एग्जांपल आप पार्टिकल साइज को स्मॉलर करते हैं तो आपकी सरफेस एरिया ज़्यादा होती है। सरफेस एरिया ज़्यादा होने से क्या फ़ायदा होता है? देयर आर दी मोर पार्टिकल्स एक्सपोज्ड ऑन द सरफेस, और जैसे ही वो एक्सपोज होते हैं सरफेस में तो आपका प्रोडक्ट जल्दी बनता है और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। सो इन दिस पर्टिकुलर फैक्टर साइज आपके पास डिक्रीज होनी चाहिए रिएक्टिंग पार्टिकल्स की। नॉर्मली वो पार्टिकल्स जो आप सॉलिड्स में उठा रहे हैं, जैसे अभी हमने मैग्नीशियम की बात की, तो जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसका साइज बड़ा होता है, लेकिन अगर आप मैग्नीशियम को ही पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो उसका साइज आपके पास स्मॉलर हो जाएगा, मैग्नीशियम का सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, मैग्नीशियम के पार्टिकल जल्दी रिएक्ट करेंगे सरफेस पे, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। देन देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रेशर, कि प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे फॉर एग्जांपल किसी भी पार्टिकल का, तो उससे क्या होता है, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास इंक्रीज होते हैं। दी सेम आइडियाज़ आर फॉर द कंसंट्रेशन, जो हमने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन में, वही सारी चीज़ें इसमें भी सेम है कि प्रेशर आपने इंक्रीज किया, उससे की वजह से क्या होगा, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे, पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल ज़्यादा क्यों होते हैं इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। अगर आप किसी कंटेनर में किसी गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका क्या होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है ना। ये अगर हमारे पास एक वॉल्यूम है, उसकी लेंथ आपके पास इतनी मिली हुई है, नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू इंक्रीज द प्रेशर। तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या हुआ, वॉल्यूम देखें कम हो गया। अब वॉल्यूम कम हो गया तो पार्टिकल ज़्यादा आ गए, जो पहले दूर दूर थे उनको टाइम लग रहा था कोलिजन होने में, अब आपके पास करीब करीब आ गए। तो देर आर दी मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। व्हेन देर आर दी मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, there will be more frequent collisions takes place. Due to that the rate of reaction increases. Now we are having the last factor, that is catalyst. Catalyst speeds up the chemical reaction, ठीक है, without being used itself. But what is the magic that catalyst is doing? Catalyst decreases the activation energy of the reaction. जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स होते हैं उनकी एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय विच द रिएक्टिंग पार्टिकल्स रिएक्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। अगर ये एनर्जी होगी तो रिएक्ट करेंगे, अदरवाइज अगर इस एनर्जी से कम एनर्जी होगी तो आपका रिएक्शन नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगी। सो दे प्रोवाइड्स द अल्टरनेटिव पाथ टू द केमिकल रिएक्शन, एंड ड्यू टू दैट अल्टरनेटिव पाथ बेसिकली आपका जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। सो दिस इज़ दी कॉन्सेप्ट कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये ब्लू वाला काइनेटिक एनर्जी है, जो ब्लू वाला एंथैल्पी चेंज है, वो आपका एक्टिवेशन एनर्जी इसका ये वाला है, दिस वन ए। और अगर हम कैटलिस्ट, इट इज़ विदाउट कैटलिस्ट। नाउ अगर हम इसमें रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसका साइज़ आपके पास बिल्कुल जो है वो कम हो गया, दिस वन बी। सो ड्यू टू दिस फैक्टर देयर इज़ दी ग्रेटर रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ये भी आपको इस तरह से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दी जा सकती है कि आप इसमें से आइडेंटिफाई कर लें कि क्या इसमें हो सकता है। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट विद द रेट ऑफ रिएक्शन। इन दी सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन देयर आर द फैक्टर्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। इसमें एक फैक्टर ये आपका साइज़ का है, जिसमें कैटलिस्ट लिखा हुआ है तो उसको हम यहाँ पर साइज़ मेंशन कर देते हैं, साइज ऑफ द पार्टिकल्स। दीज आर दी 5 factors that we discussed in the collision theory. Temperature, it increases, rate of reaction increases due to the increase in the kinetic energy. Concentration, इसमें भी rate of reaction increase होता है due to the more number of particles per unit volume. पार्टिकल साइज में साइज छोटी होगी तो आपके पास रेट बढ़ेगा, अदरवाइज आपकी साइज बड़ी होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया उसकी कम हो जाएगी। देन फॉर द प्रेशर, अगर आप इंक्रीज करते हैं प्रेशर को तो आपकी फ्रीक्वेंट कोलिजन्स ज़्यादा होंगी, अगर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो फ्रीक्वेंट कोलिजन्स कम होंगी, रेट आपका कम हो जाएगा। कैटलिस्ट में भी आपका इसी तरह से है कि अगर कैटलिस्ट आप यूज़ करते हैं, इट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम करता है। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट विद द रेट्स ऑफ रिएक्शन।